हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th के सामाजिक विज्ञान में इतिहास का चैप्टर 2 राजा और उनके राज्य पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है चैप्टर 2, यहाँ लिखा हुआ है चैप्टर 2 राजा और उनके राज्य। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि 7th क्लास में जो आप इतिहास की किताब पढ़ रहे हैं, ये भारतीय इतिहास का मध्य भाग मतलब मध्यकालीन इतिहास का एक पार्ट है। इससे पहले 6th क्लास में आपने भारत के प्राचीन इतिहास को पढ़ा था और इसके अगली क्लास में जो आने वाली क्लास होगी 8वीं, उसमें आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों से 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। तो स्टूडेंट्स, इस मैप में आप देख सकते हैं कुछ प्रमुख राजवंशों के बारे में दिखाया गया है। इंद्रप्रस्थ, जिसमें यहाँ पर एक चहमान दिखा रखा है। गुर्जर प्रतिहार के बारे में दिखा रखा है। परमार है, इधर चंदेल है। यहाँ पश्चिम बंगाल की साइड में पाल शासक थे और यहाँ पर राष्ट्रकूट शासक के बारे में दिखाया गया है। यहाँ चालुक्य है। यहाँ बगल में कुछ लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं? 7वीं से 12वीं सदियों के प्रमुख राज्य। मानचित्र में गुर्जर प्रतिहार, जो कि यहाँ पर ये रे, राष्ट्रकूट यहाँ पर है, पाल यहाँ पर है, चोल थोड़ा साउथ में है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर है चौल और चहमान ये राजपूत जिनको हम कहा जाता था, चौहान शासकों के बारे में। ये हम यहाँ से देख देख के मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ जो चहमान लिखा हुआ है, ये आज के टाइम पर आपके राजस्थान के पार्ट में थे, राजस्थान और दिल्ली का पार्ट। पाल यहाँ पर पश्चिम बंगाल की साइड में थे, महाराष्ट्र की साइड में राष्ट्रकूट और दक्षिण में थोड़ा केरल तमिलनाडु की साइड में, कर्नाटक तमिलनाडु की साइड में चोल थे। इसमें अपना जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। अब यहाँ पर राजा लोगों के बारे में बताया गया है कि ये जो बड़े बड़े भूस्वामी हुआ करते थे, इन लोगों को राजा अपने खासकर मातहत या सामंत के रूप में मान्यता क्यों देते थे? मातहत का मतलब होता है एक तरीके से सलाहकार, जो कि जरूरत पड़ने पे उनकी सहायता करे, और सामंत का मतलब भी एक तरीके से बड़ा अभिजात व्यक्ति होता है। अभिजात मीन्स जो रिच पर्सन होंगे उस इलाके के। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और सैन्य सहायता प्रदान करें। तो ये जो सामंत लोग हुआ करते थे, बड़े भूस्वामी जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनसे अक्सर राजा यह उम्मीद करता था कि ये राजा को अपना स्वामी माने और उनके लिए उपहार लेके आए, साथ में उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और अक्सर जब भी युद्ध का समय आए तो वो उनको सैन्य सहायता भी मुहैया करवाएं। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का स्वामी, इसका अर्थ होता है, इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। मीन्स अक्सर ये सामंत लोग जब अधिशक्ति इनको प्राप्त हो जाती थी, उसके बाद ये खुद को अपना आजाद कर लेते थे। अभी हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे कि कुछ ऐसे राजवंश थे जो पहले अपने ही राजा के सामंत बन के रहे, पर जैसे ही उन्होंने थोड़ी सी संपदा और शक्ति हासिल कर ली, वैसे ही उन्होंने अपने आप को अपने राजा से आजाद घोषित करके अपना एक खुद का नया साम्राज्य स्थापित किया। जैसे कि हम आगे देखते हैं, इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। अर्थात ये जो राष्ट्रकूट शासक थे, अपने शुरुआती समय में चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ काम करते थे, उनके सामंत बन के। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग, ये इनके प्रमुख राजा का नाम था जिन्होंने साम्राज्य की स्थापना करी, अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और उसे हराया और हिरण्यगर्भ, इसका शाब्दिक अर्थ है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। अनुष्ठान मीन्स एक रिचुअल, पूजा पाठ। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया गया था, तो यह माना जाता था कि इससे याजक
जन्मा क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियता प्राप्त कर लेगा। अर्थात ये हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान पूरा करके अगर कोई व्यक्ति अपने जन्म से क्षत्रिय न भी रहा हो तो वह क्षत्रियता को प्राप्त कर सकता है। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर शर्मन, गुर्जर प्रतिहार के हरिचंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। में प्रशासन, अब देखते हैं इस दौरान राज्यों में प्रशासन किस तरीके से चलता था स्टूडेंट्स। प्रशासन का मतलब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से है, मतलब अधिकारियों लोगों को कैसे निर्धारित किया जाता था, कैसे उनकी पोस्टिंग होती थी इत्यादि। इन नए राजाओं में से कईयों में महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, इसका अर्थ है त्रिभुवन चक्रवर्ती मीन्स 3 भुवनों का स्वामी। इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण कर ली। ये उपाधियां अक्सर राजा लोग दूसरों के सामने अपना इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए धारण किया करते थे। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता साझेदारी करते थे, अर्थात इन लोगों से अपनी सहायता प्राप्त करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादक अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने के दावा करता था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो उत्पादक लोग हैं मीन्स प्रमुखता किसान, पशुपालक या फिर कारीगर, अक्सर इन लोगों से इनका कुछ हिस्सा जो ये उत्पादन किया करते थे उनको लिया जाता था, जिनको अक्सर बाद में कहा जाता है कि एक टैक्स, लगान हिंदी में, इंग्लिश में टैक्स या रेवेन्यू भी कहा जाता है। और यह कर इनसे वहां का सरदार राजा वसूला करता था, जो अपने आप को भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, ट्रेडर्स जो थे उनसे भी एक प्रकार का कर लिया जाता था। इसको भी हम पढ़ेंगे। 400 कर, पहले नीचे का स्टार्ट कर लेते हैं। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। तो ये जो टैक्स इन विभिन्न विभिन्न प्रकार के उत्पादकों से लिया जाता था, ये एक तरीके से राजा की वित्तीय आधार बनते थे, मतलब इकोनॉमिकली उसको सहायता मिलती थी। साथ ही मंदिरों, दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे, और इन्हीं पैसे को आगे जाकर मंदिरों और दुर्ग का मतलब यहाँ पर किलों से है, किले बनाए जाते थे इन्हीं पैसों से। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे, जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावना बनती थी। तो अक्सर इन टैक्सों का प्रयोग युद्ध करने के लिए भी होता था। अक्सर इस युद्ध में लूट ही किया जाता था मेनली, जो कि दूसरों से धन लेते थे। जमीन और व्यापारिक मार्गों पर ही अपनी कब्जा भी करते थे। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों से की जाती थी। अभी हमने आपसे बात करी थी कि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करी जाएगी। तो यहाँ पर जो कर वसूलने के लिए, जैसे आज के टाइम पर इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, उस टाइम पर भी कुछ प्रभावशाली परिवारों से ऐसे अधिकारियों का चयन किया जाता था, और प्रायः वंशानुगत होती थी। वंशानुगत अर्थात पहले उसका बाप, फिर बच्चा, फिर उसका बच्चा। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। तो अक्सर राजा के अपने खुद के रिलेटिव्स ही इन प्रमुख पदों पर नजर आते थे। इसको देखते हैं जरा। 400 कर, तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश। तो यहां से हमें इतना तो पता चल ही गया है कि ये तमिलनाडु के थे। तो तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। यहाँ पर अलग अलग करों के लिए मीन्स टैक्स के लिए, कर का मतलब यहाँ पर टैक्स ही है, जिसको हम अभी ऊपर हमने लगान पढ़ा। 400 सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है
वेट्टी, जो सबसे ज्यादा उल्लेख जिसका किया गया उसका नाम है वेट्टी, जो नगद के बजाय जबरन श्रम, यहाँ लिखा हुआ जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये जैसे कर के बारे में अभी यहाँ बताया गया है, ऊपर अभी एक हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान के बारे में बताया गया था। ये क्वेश्चन अलग से एग्जाम में आ जाते हैं, 1 से 2 मार्क्स में इनकी डेफिनेशंस पूछ ली जाती है, इनको इनकी व्याख्या करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो ये क्या था, वेट्टी, जो एक नगद कर की बजाय जबरन श्रम मतलब जबरदस्ती काम के रूप में करवाया जाता था, यानी जबरन श्रम। और कदमई, यानी कदमई भी एक तरीके का कर है, यानी भू राजस्व थी। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, मतलब मकान के ऊपर अगर आप एक छत, जैसे आज के टाइम पर छत है, उस टाइम पर छज्जा जिसको कि घास फूस से बनाया जाता था, उसको डालने के लिए भी एक कर लगा रहता था। खजूर ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल कर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख है। तो आप देख सकते हो इसमें अलग अलग प्रकार के टैक्सेस के बारे में बताया गया है, कैसे कैसे ये टैक्स लिए जाते थे। और ये ध्यान रखना, यहाँ पर बताया गया था कि चोल राजवंश जो है ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। अगला टॉपिक है अपना स्टूडेंट, प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रश्नों से यह अभिप्राय स्टूडेंट्स, अक्सर राजा महाराजा अपने किसी भी कार्य जो किए जाते थे, छोटे बड़े जो भी होते थे, अक्सर उनको काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अपने कोर्ट पोएट से, अपने दरबारी लेखकों से लिखवाया करते थे, जिनको प्रशस्तियों के नाम से जाना जाता था। इसमें ज्यादातर बातें अक्सर कुछ बढ़ा चढ़ा के ही लिखी जाती थी। और यहाँ पर भूमि अनुदान के बारे में भी दिया गया है। अक्सर जब राजा भूमि अनुदान दिया करते थे, खासकर मंदिर निर्माण के लिए, तो अक्सर उसमें अपनी प्रशस्तियां जरूर लिखवाया करते थे, अपनी पढ़ाइयां करवाकर। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते। यहाँ लिखा हुआ है कि जो शब्द उसमें लिखे हैं सत्य नहीं हो सकते, नहीं भी हो सकते, सॉरी। लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर, विजय योद्धा के रूप में, वो अक्सर अपने आप को शूरवीर या फिर विजय योद्धा के रूप में दिखाना चाहते थे। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। यहाँ नागभट्ट की एक प्रशस्ति है, इसको देखते हैं। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा होगा 6th क्लास में। समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त राजवंश के एक काफी प्रभावशाली और ताकतवर शासक के रूप में जाने जाते हैं, उनकी प्रशस्ति के बारे में, जिसको हम समुद्रगुप्त की प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति के रूप में भी जानते हैं, उसमें समुद्रगुप्त के बारे में जो बढ़ा चढ़ा कर लिखा है, इनको भगवान के समान, भगवान के तुल्य बता रखा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर, यहाँ पर ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है, में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश, प्रतिहार नरेश, नरेश में मतलब शासक, नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र सिंधव, सिंधव का यहाँ पर अर्थ सिंध है, विदर्भ जो कि महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, और कलिंग जो कि उड़ीसा है, उड़ीसा का एक हिस्सा, कि राजा उनके आगे तभी धराशाही हो गए जब वे राजकुमार थे, अर्थात जब वे राजा बने भी नहीं थे, और तभी भी ये राजा धराशाही हो गए, मतलब उन्होंने अपनी हार मान ली। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया, मतलब चक्रयुद्ध को भी हराया। उन्होंने वंग, यहाँ पर बंगाल का एक हिस्सा बताया गया, वंग को, अनर्थ मीन्स गुजरात का एक हिस्सा है, मालवा मध्य प्रदेश का एक हिस्सा, किरात वनवासी, और तुरुष्क, तुरुष्क यहाँ पर तुर्क, जो कि तुर्की की बात करें इतना दूर तक भी, वत्स्य, मत्स्य, दोनों उत्तर भारत के राज्य हैं, राजाओं को भी पराजित किया। तो इतने सारे राजाओं का वर्णन किया गया है जिनको नागभट्ट ने पराजित किया। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में पुरस्कृत करते थे। ये राजा लोग अक्सर ब्राह्मणों से अपने संबंध अच्छे बनाकर रखना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई है, जिसमें पहला स्थान उन्होंने अपने आप को दिया है, और फिर उसके बाद दूसरा स्थान उन्होंने क्षत्रिय को दिया है। और अगर नहीं भी दिया है, अगर वो क्षत्रिय नहीं भी हैं, तो ब्राह्मण उनको क्षत्रिय बना सकते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे। तो जो भूमि ध्यान दिया जाता था अक्सर, इनको ताम्र पत्र मतलब तांबे के पेपर, तांबे के लाइक उस टाइम पर पेज तो होते नहीं थे, तो तांबे के पन्ने बनाए जाते थे पतला करके चिपका कर, और उनके ऊपर अक्सर उद्धृत किया जाते थे लेखों को, जो भूमि पाने वाले को दिया जाता था। ये जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पढ़ते हैं थोड़ा क्या लिखा हुआ है।
यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है। इसमें 9वीं सदी में एक शासक द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है, अर्थात ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक टॉपिक दे रखा है छोटा सा कि भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी के मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। अर्थात यह बता रहे भूमि का अगर इन्होंने बॉर्डर बनाया तो इन्होंने मिट्टी की जैसे खेतों में मेड़ बनाई जाती है वैसे या कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि को अलग से चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीजें हैं जैसे फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, फलोद्यान मतलब फल के उद्यान मतलब पार्क्स, गार्डन, कुएं, खाली जगह, चरगाह, एक गांव, बाबी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, अन्नागार जहां पर अन्न रखा जाता है, स्टोर हाउस, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। इसमें हर चीज को मेंशन लगभग लगभग कर ही दिया गया है। जिसे ये भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है, अर्थात जिसको भी ये जमीन दी जाती है उससे वो व्यक्ति जिसको दी जाती है वो व्यक्ति टैक्स वसूल सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना की गई जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। तो कल्हण ने एक किताब लिखी थी दोस्तों जिसका नाम राज तरंगिनी है, जिसमें बेसिकली यहाँ पर बताया गया कश्मीर के राजाओं के बारे में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ से मिल रहा है और अक्सर यही इन्फॉर्मेशन को बेस बनाकर आगे जाकर बहुत सारे सरकारी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले से इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। तो कई तरह के स्रोत हैं। शिलालेख मतलब शिलाएं अर्थात चट्टानों पर लिखे गए लेख हैं। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता था। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि जो प्रशस्तियां होती हैं, इन प्रशस्तियों में राजा के बारे में अक्सर बढ़ा चढ़ाकर उनकी तारीफ की जाती थी। पर जो कल्हण है इसने क्या किया, इसने उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक मतलब अक्सर उनकी बुराइयां आलोचना दिखलाता है। इसीलिए 12वीं सदी के लिए ये असाधारण ग्रंथ है। उस समय के लिए माना जाए तो वाकई में ये असाधारण ग्रंथ है, क्योंकि राजाओं को अगर पता चल जाए कि हमारे बारे में ऐसा किसी ने लिखा है तो वो तो उसे फिर छोड़ने वाले नहीं है। अगला टॉपिक है स्टूडेंट त्रिपक्षीय संघर्ष। अब ये 3 पक्षों के बीच में होने वाले संघर्ष को बता रहे हैं। देखते हैं ये त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के बीच में हुआ था। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वह दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे, एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र पर, जैसे जो कि गंगा घाटी में कन्नौज नगर है। कन्नौज नगर की उस टाइम पर वैल्यू काफी ज्यादा थी, क्योंकि ये गंगा घाटी के नजदीक बसा हुआ नगर था, अर्थात ये काफी उपजाऊ था। साथ ही में यहाँ से अच्छा खासा व्यापारिक रास्ते जाते थे। मतलब यहाँ से अगर आपको यहाँ पर अपना कंट्रोल हो गया तो यहाँ से आप अच्छे खासे सोर्स इनकम के इकट्ठे कर सकते हो और लोगों को कंट्रोल कर सकते हो। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। यहाँ पर 3 राजवंशों के बारे में मुख्यतः बताया गया है, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश।
ये लोग अक्सर कन्नौज पे अपने नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहते थे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसीलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। तो अक्सर राजा लोग किसी से समर्थन हासिल करना होता था लोगों का, तो सबसे अच्छा आज के टाइम पर भी ये आधार होता है कि हम धर्म को टारगेट करें। धर्म के हिसाब से लोग ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और धर्म को लेकर सक्रियता ज्यादा ही है लोगों में। तो उस टाइम पर भी ये चीज तो खैर, आज तो संविधान है, अगर आप राजनीति करो तो धर्म के आधार पर नहीं कर सकते, इसके लिए सजा सुनाई जा सकती है, परंतु उस समय पर ऐसा कुछ नहीं था। अक्सर लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रायः धर्म को ही अपना साधन मानते थे, जिसकी वजह से वो अक्सर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराते थे, जो आज के टाइम पर आप देख सकते हो। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों का भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। और इसीलिए उस समय पर भी राजा महाराजा लोग अक्सर मंदिरों को लूटा करते थे, क्योंकि मंदिरों में अच्छी खासी संपत्ति रखी होती थी। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक था। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर उपमहाद्वीप पर 17 बार, कितने बारी, 17 बार, मतलब सन 1000 से 1025 ईस्वी तक हमला किया। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर। मुख्यतः उसने किसको अपना निशाना बनाया? कुछ संपन्न मंदिरों को, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। तो केवल मंदिरों को लूट कर ही उसने अपनी पूरी एक राजधानी को वैभवशाली राजधानी बना ली। मतलब युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे। चाहमान जो कि चौहान, जो बाद में ये लिखा भी वहां चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर, यहाँ लिखा दिल्ली और अजमेर, अजमेर जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है, के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिमी और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के गहड़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जो कि 1168 से 1192 तक, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक तुर्क शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। ये 1191 में स्टूडेंट्स तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। आपने शायद हाल ही में एक फिल्म आई थी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, जो कि अक्षय कुमार ने बनाई थी, देखा होगा। नहीं भी देखा होगा तो इसमें 1191 में पृथ्वीराज चौहान जो पहला युद्ध जीतते हैं, वो जीतने के बाद इस मोहम्मद गौरी को छोड़ देते हैं जिंदा, मगर अगले साल ये फिर आता है मजबूत होकर। पर अगले साल जब पृथ्वीराज हारते हैं, वो उसको नहीं छोड़ता और उनकी निर्ममता से हत्या कर देता है। अगला टॉपिक है अपना चोल राज्य, नजदीक से एक नजर। तो साउथ इंडिया में अगर हम सबसे बड़े राज्यों की बात करें, सबसे पावरफुल राज्यों की, उसमें से चोल राजवंश का हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो उनके बारे में पढ़ते हैं जरा। यहाँ लिखा हुआ है इसमें टॉपिक है उरेयूर से तंजावुर तक। ये उरेयूर जगह है, यहाँ से लेकर तंजावुर जो भी एक जगह है तक की इनकी जितना इनका एरिया कवर करते थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। चोल वंश सत्ता में कैसे आया, एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। मातहत अभी हमने आगे पढ़ा था, जो इस सामंतों के लिए एक शब्द यूज होता था। उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने, यहाँ विजयालय राजा का नाम है, नहीं, 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हटाकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुम्भसूदिनी देवी का मंदिर भी बनवाया। ये आप इस मैप में देख सकते हो। यहां से इसमें ये चोल के बारे में दिखाया गया है, जिसका इतना बड़ा राज्य दिखाया गया है। इसमें यहाँ पर साउथ इंडिया में ही पल्लव शासक हुआ करते थे, उनको हटाकर अपना कब्जा जमाया इस इलाके में। अच्छा खासा इनका कंट्रोल था। इनके बारे में पढ़ते हैं आगे। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों से बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजा प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 ईस्वी में राजा बना और
इसी ने उनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। तो यहाँ राजा राजा चोल के बारे में बता रखा है। सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली शासक का इन्हीं नाम जब भी लेते हैं चोल शासन में, तो राजा राजा प्रथम ही आता है। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसको नियंत्रण किया और प्रशासन का पुनर्गठन किया। प्रशासन की हम जब यहाँ बात करें तो हम वही मंत्रियों की बात करते हैं। पुनर्गठन मतलब दोबारा से बनाया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा और गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर भी हमला किया। तो चोल राजवंश के समय में अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो दक्षिण भारत में तो हिस्सा इनका कंट्रोल था ही था, साथ में इन्होंने समुद्र पार कर श्रीलंका और साथ में दक्षिण पूर्वी एशिया जैसे इंडोनेशिया देशों पर भी अपना कब्जा जमाया था। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। जल सेना मतलब यहाँ पर हम नेवी की बात कर रहे हैं। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियां। जब भी हम चोल राजवंशों की बात करें तो उनके द्वारा जो कलाकृतियों को महत्वता दी गई है, जो उनके द्वारा उनको संरक्षण दिया गया, उनके बारे में भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। आप जब भी साउथ इंडिया में कभी यात्रा करने जाओगे तो वहां पर चोल राजवंशों के टाइम में बनाए गए भव्य मंदिर को मिलेगा आपको। राजा राजा और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम, ये गंगई कोंड चोलपुरम इनकी राजधानी थी, के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। यहाँ पर चमत्कार बताया गया, वाकई में चमत्कार है उस समय पर जिस हिसाब से इन्होंने इतने भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। जैसे कि ये मंदिर है, इसमें दिखा रखा है गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखें। यहाँ पर इधर ये इमेज बनाई गई है, इस पे कुछ कुछ मूर्तियों का निर्माण करवाया गया है। ये पत्थरों को काट काट कर ही बनाया जाता था। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। मतलब मंदिरों में केवल पूजा पाठ का ही काम नहीं होता है, और भी कई सारी एक्टिविटीज क्रियाकलाप होते थे। जैसे कि यहाँ बता रहे शिल्प उत्पादन के केंद्र बन गए थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उन उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके लिए काम करते थे। पुरोहित जो कि मंदिर के मुख्य पुजारी होते हैं, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे। जैसा भी मैंने बताया, मंदिरों में केवल पूजा पाठ नहीं हो रहा है, इसके सिवा और भी कई सारी एक्टिविटीज हो रही है। जैसे कि यहाँ बता रखा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। इसको ध्यान रखना है, जरूर यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशेष था कांस्य प्रतिमाएं बनने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। कांस्य स्टूडेंट्स एक टाइप का मेटल होता है जिसको टिन और कॉपर को मिलाकर बनाया जाता है। ये टिन और कॉपर दोनों से थोड़ा हार्ड होता है। यहाँ पर एक इमेज भी दिखाई गई है। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई है। भक्त जो अक्सर इन देवी देवताओं को अपना आराध्य मानते थे। अगला है यहाँ टॉपिक कृषि और सिंचाई। चोलों की चोलों की कई उपलब्धियों में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 देखिए। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। यहाँ पर थोड़ा सा उनकी ज्योग्राफिकली विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी। 5वीं सदी या 6ठी सदी में अक्सर इसी इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई थी। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे। यहाँ डेल्टा एक वर्ड आया, डेल्टा आपने अक्सर ज्योग्राफी में भी सुना होगा। डेल्टा क्या होता है? जब नदी, जैसे यहाँ मैं बना के दिखाता हूँ, नदी अपने उद्गम से स्टार्ट होकर अगर यहाँ समुद्र के तट पर मिलने वाली होती है तो ये यहाँ पर कई छोटे छोटे पार्टों में बढ़ जाती है। ये ऐसे ऐसे कई पार्टों में बंटने लग जाती है, क्योंकि इसकी गति काफी ज्यादा धीमी हो चुकी होती है, इसीलिए ये ऐसे ऐसे हो चुकी होती है। इसी को ही यहाँ पर डेल्टा कहा जाता है।
तो डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होता था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। उस टाइम पर भी एक साल में 2 फसलें। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धति अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। सरोवर एक टाइप से एक तालाब की तरह ही था। ये जो प्रतिमा अभी यहाँ ऊपर अभी गई है, इसमें बता रखा है कि चोल कांस्य प्रतिमा है। चोल कांस्य प्रतिमा कितनी सावधानी से साथ उसे अलंकृत किया गया है। अलंकृत मतलब सजाया गया है। जलद्वार क्या होता है? जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। अपने टॉपिक पे आते हैं। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। ज्यादातर जो गांव के लोग थे वो लोग ही अक्सर किया करते थे। शासक तो करते ही थे, साथ में गांव वाले लोग भी करते थे, क्योंकि शासक को अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं करेंगे तो बदले में वो अच्छा टैक्स की उम्मीद भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर अगला दे रखा है साम्राज्य का प्रशासन। चोल राजवंश में साम्राज्य के प्रशासन की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। देखते हैं इसको। प्रशासन किस प्रकार संगठित था, एक प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट होता है। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, तो ध्यान रखना उर, ये अलग से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों को समूह को नाडू कहा जाता था। तो उर जैसी जो बस्तियां थी उनका जो एक समूह होता था उसको नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। तो जो ग्राम परिषद है और नाडू ये आपस में मिलकर कई सारे न्याय करना या कर वसूलने जैसे कार्य को किया करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुविंद वेलन मतलब 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, यहाँ वेलन का अर्थ यहाँ पर किसान बताया गया, ध्यान रखना। अर मीन्स प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। भूमि के प्रकार में भी यहाँ पर एक दिखाया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। अक्सर यहाँ से एक मार्क्स से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट, इसलिए मैं इसको पढ़ा देता हूँ। आप लोग इसको अगर छोड़ देते हो तो ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक आध मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, फिर आपको लगता है कि यार ये कहाँ से पूछ लिया, तो ये जरूरी है। पढ़ते हैं इसे जरा। चोल अभिलेखों में चोल के जो अभिलेख लिखे गए हैं उसमें भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। जैसे पहला है विलेन वगई, इसमें क्या है, ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि है। अगला है ब्रह्मदेह ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि है। ये इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। शाला भोग, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि, तो शाला भोग क्या है, विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि है। उसका नेक्स्ट है वेदान या तिरुनमट्टिकानी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि है। अगला है पल्ली चंदनम, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई, क्योंकि अक्सर इनको इतनी भूमि मिल जाती थी जिससे कि वो पूरा का पूरा शहर बस जाता था। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिर की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तो नगरम नाम के व्यापारिक समूह हैं, ये भी कुछ प्रशासनिक कार्य यहाँ चोल साम्राज्य में किया करते थे। तमिलनाडु में चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर
से प्राप्त अभिलेख में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था, सिंचाई के कामकाज कैसे थे, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इसमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे, उनके नाम तालपत्र से छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे। तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तनों में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। मतलब एक तरीके से चिट के द्वारा निकाला जा रहा है जो भी सदस्य बनेंगे इनका। यहाँ एक आखिरी इसका दिखा रखा है, अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, सभा में सदस्यता प्राप्त करने के लिए क्या प्रोसेस था उसको देखते हैं। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए, कैसी, जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, उनके पास अपना घर होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी है एक तरीके से सभा का सदस्य होने के लिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति की उम्र जो है अगर बनना है तो 35 साल से आपको अबव होना चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ये ब्राह्मणों में एक अलग से चीज डाली गई है, वेदों का ज्ञान। ये एक तरीके से उस टाइम पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ही बात है, जैसे आज के टाइम पर हम पढ़े लिखे की बात करते हैं वैसे उस टाइम पर वेदों के ज्ञान को महत्व दिया जाता था। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। मतलब पास्ट 3 ईयर से अगर वो किसी समिति का सदस्य ऑलरेडी था तो अभी वो समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए और वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में जो जानकारी मिलती है मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। यही होता है अक्सर कि जो साधारण औरत आदमी जो भी है उस टाइम पर उनकी वैल्यू नहीं के बराबर थी, क्योंकि उनके बारे में ऐसी कोई जानकारी मिलती ही नहीं है। पूरा इतिहास केवल राजा महाराजाओं के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उद्धरण दिया गया है। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया क्या है, एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मणों और विल्लाल यहाँ पर अभिजात किसानों की बात की जा रही है, प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। मतलब इस समुदाय के लोगों को अक्सर प्रतिष्ठित मतलब सम्माननीय समाज के बाहर माना जाता था। लोगों का एक छोटा पुरवा था, पुरवा मतलब एक छोटा सा गांव जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़ों की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के अहातों में छोटे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे, छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चों को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बड़े छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के लिए बाद लेटी हुई थी। कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पो फटने और अपने तगड़े पुलेयार को दिन के काम पर जाने की हाक लगाते हुए भाग दे दी। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज रोजाना कांजी वृक्ष की लाया में गाती थी। तो ये अभिलेख है, इसमें यहाँ कुछ पूछा गया है, देखते हैं क्या है। क्या इस पूर्वे में कुछ ब्राह्मण थे? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस पूर्वे को तो अलग करा गया है समाज से ही, तो ब्राह्मण लोगों ने ही ऐसा किया था, तो उसमें ब्राह्मण होने का सवाल ही नहीं उठता। जिन तरह की गतिविधियां चल रही थी उनका वर्णन करें। आपके ख्याल से अभिलेखों में इन सब का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, क्योंकि उस टाइम पर उनका सामाजिक महत्व काफी कम था, उनको महत्व ही नहीं दिया जाता था, एक तरीके से भेदभाव वाली फीलिंग थी। इसकी वजह से उनका समाज में कोई रहते हुए भी अस्तित्व ना होने के बराबर था, इसलिए उनका जिक्र करना अक्सर इग्नोर ही किया जाता था।
यहाँ पर आपके चैप्टर खत्म हो गया है और प्रश्न उत्तर आगे दे रखे हैं। अगर इन चैप्टरों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर की भी आपको डिमांड होगी स्टूडेंट, तो मुझे जरूर बता देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना, मैं उसके ऊपर भी अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप वहां से जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।